चलो स्टूडेंट, आज घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र का जो काव्य भाग है उसको अपन करेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र स्वयं एक ऐसे कवि है जो जेल की यात्रा कर चुके हैं, जिन्होंने जो है कई रचनाएं लिखने के कारण उनको जेल जाना पड़ा। तो वो जेल में रहने के दौरान उन्होंने किस प्रकार यातना भुगती और जेल में उनको घर की याद किस प्रकार सताती है, तो उसी शीर्षक के ऊपर इन्होंने घर की याद रचना जो है लिखी है। और उससे पहले कुछ कोटेशन लिखते हैं कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तुम जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान को अपने जीवन के अंदर किस प्रकार लिख पढ़ करके आगे बढ़ना चाहिए, उस विचारधारा के अंतर्गत ये जो कोटेशन लिखते हैं। अब अपन पाठ शुरू करें घर की याद, तो वहां आप देखोगे कि भवानी प्रसाद मिश्र जब जेल में रह रहे हैं उसी दरमियान एक रात भयंकर क्या होने लगती है, बारिश होने लगती है। और उस बारिश के दौरान लेखक को आशंकाएं सताती है तरह तरह की कि मैं अपने घर से दूर हूं, मेरे घर के अंदर ऐसा कहीं नहीं हो कि मेरा घर जो बारिश के अंदर तैर नहीं गया हो, बह नहीं गया हो। क्योंकि इंसान जब घर से दूर रहता है तो उसको कई चिंताएं घेरने लगती है, उसको चिंताएं दो गुना होने लगती है। उनको ये लगने लगता है एक प्रकार से कि कहीं न कहीं वो घर से दूर है और कोई अनहोनी ना हो जाए। और यही बात भवानी प्रसाद मिश्र के साथ होती है। तो उनकी स्मृति में घर के एक एक सदस्य आते जाते हैं। सबसे पहले उनके पिताजी उनकी स्मृति संसार में आते हैं और वो अपने पिता के बारे में बताते हैं कि उनके पिता किस प्रकार से जो है जीवन है उनका। तो वो अपने पिता के बारे में बताते हैं कि यद्यपि वो कहने को उम्र से तो वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन वृद्धावस्था ने जरा भी उनको घेरा नहीं है, एक बात। दूसरी बात वे बताते हैं कि उनके पिता जो है बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हो, काम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे झंझावत तूफान आ गया हो। और प्रतिदिन हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ गीता का अध्ययन करते हैं भी। इसके अलावा 260 दंड बैठक लगाते हैं, जो एक युवा के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरह वो अपने पिता की विशेषताएं बताते हैं। और इस पाठ के अंदर सबसे ज्यादा उन्होंने अपने पिता के व्यक्तित्व की विशेषताओं को उजागर किया। एक क्वेश्चन भी है आपके पीछे कि भवानी प्रसाद मिश्र ने किस प्रकार अपने पिता के व्यक्तित्व की विशेषताओं को बताया है। उसके बाद वे बताते हैं कि भाई उनके पिता अपने जीवन के अंदर वैसे किसी भी प्रकार की निराशावादी दृष्टिकोण उनका नहीं है, लेकिन कवि के जेल जाने के बाद उनके पिता जरूर थोड़े हतोत्साहित हुए, थोड़ा उनको पीड़ा हुई, कष्ट हुआ कि भाई उनका जो 5वां पुत्र है वो जेल चला गया। तो उनके पिता थोड़े दुखी होते हैं। अब मैं आपको यहां बताता चलूं कि इनके पिता सहित कुल परिवार में सदस्य जो है उनके बारे में भवानी प्रसाद मिश्र ने बताया कि 4 बहनें हैं और 4 भाई, यानी भवानी प्रसाद मिश्र के अतिरिक्त ये 4 भाई और बहनें हैं। और इसके अलावा उनकी माताजी के बारे में ये वर्णन करेंगे, इसके अलावा पिताजी के बारे में वर्णन करेंगे। तो फिर मां के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि भाई उनकी माताजी जो है उनके पिता को जो है उदास देखती, दुखी देखती है। तो माता को भी दिल में दर्द होता है, पीड़ा होती है, लेकिन वो पिताजी को समझाती है कि आपका बेटा भवानी जो है वो आपकी मनोकामना को समझकर, आपके विचारों को समझकर ही जो है जेल गया है। क्योंकि आपकी परंपरा है, लीक है, क्योंकि आपके जो परिवार पूरे के अंदर किस प्रकार से पूरा परिवार जो है जेल की यात्रा कर चुका है और देशभक्ति के लिए इन्होंने जो है अपने आप को समर्पित किया है देश के लिए। और यदि वो भवानी जेल नहीं जाता तो वो मेरी कोख खोला जाता। उसके बाद आगे जो बहनें हैं वो मायके के अंदर आई हुई है। जैसे ही पिताजी, क्योंकि कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जो मकान है वो 2 मंजिला है, तो पिताजी जो कसरत करते थे, जो गीता पाठ करते थे, वो दूसरी मंजिल पे करते थे। वहां से वे नीचे आए होंगे तो ऐसा लगा होगा उनको कि भाई मेरा 5वां बेटा, जिसको वो हमेशा सोने पे सुहागा कहते थे,
मतलब 4 बेटे जो थे उनको तो सोना कहते थे और 5वें बेटे को वो सोने पे सुहागा यानी सर्वश्रेष्ठ कहते थे अपने बेटे को। और वो भवानी प्रसाद मिश्र का बड़ा आदर करते थे, बड़ा इंटेलिजेंट मानते थे उनको। इस प्रकार घर की याद कवि को आती है। फिर कवि को अचानक लगता है कि शायद मेरा घर पानी में तैर रहा है, मेरा जो घर है तेज बारिश हुई उसके अंदर बह गया। फिर वो सावन के महीने से आह्वान करता है कि हे सावन तुम बरस लो वे न बरसे, यानी कि श्रावण के महीने से आह्वान करता है कि भाई आप चाहे जितनी बारिश कर लो लेकिन मेरे पिताजी की आंखों में आंसू नहीं आनी चाहिए। फिर वे सावन के महीने से संदेश वाक्य के रूप में कहते हैं कि आप ऐसा कह देना और वैसा न कहना, मतलब जो हकीकत है वो घर वालों से नहीं बताना। कैसे कि एक तो लेखक उदास रहते हैं, लोगों से दूर भागते हैं, चुपचाप खोए खोए से रहते हैं, भोजन नहीं करते हैं। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र सावन के महीने से कहते हैं कि आप जाकर ये बातें जो है हमारे घर वालों से मत कह देना और ये कह देना कि मेरा वजन बिल्कुल उतना का उतना है, 70 सेर है, वजन ढेर मेरा यानी कि बहुत सारा मैं भोजन करता हूं, कूदता हूं, खेलता हूं, दुखों को डटकर ठेलता हूं, कुछ इस तरह की बातें बताई कि आप ये बातें सारी कह देना, लेकिन ये जरा भी शक मत देना उनको कि मैं जेल में रहकर दुखी हूं या मुझे कोई चिंता सता रही है, ये मत कहना। तो वो श्रावण के महीने से आह्वान करते हैं ऐसा। तो अपन इस पाठ की व्याख्या शुरू करें उससे पहले हमारे इस पाठ के जो रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र, उनके बारे में अपन परिचय कर लेते हैं। मिश्र जी का जन्म 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। इनका जो निधन है सन 1985 को हुआ। इसके अलावा इनके द्वारा लिखी हुई रचनाओं में सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो और लास्ट है इदम न मम। इसके अलावा इनके जो उत्कृष्ट लेखन के लिए इनको पुरस्कार दिए गए, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार है, नेशनल अवार्ड है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार का जो स्थानीय शासन का है वो शिखर पुरस्कार मिला हुआ है, दिल्ली सरकार के द्वारा गालिब पुरस्कार मिला हुआ है और एक जो राष्ट्रीय पुरस्कार और है पद्मश्री। तो 2 बड़े पुरस्कार इनको हिंदी साहित्य अकादमी और पद्मश्री पुरस्कार मिले हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, यानी कि उनका जो जीवन है वो इस सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके ऊपर? सादा जीवन उच्च विचार, मतलब उनके जो थॉट्स थे, विचार थे, वो काफी महान थे और उनका जो जीवन था वो सादगी से भरा हुआ था। और लेखन सहज है, मतलब आसानी से आपको समझ में आ जाए, और व्यक्तित्व भी सहज है, मतलब एक व्यक्ति के नाते उनको आप आसानी से समझ सकते हो कि भवानी प्रसाद मिश्र किस तरह के व्यक्ति है। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई ये प्रमुख है। अब राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा? आजादी का आंदोलन। अब आप देखिए कि अपन ने पाठ शुरू किया उसी टाइम भी मैंने बता दिया आप लोगों को कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से कवि हुए जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में इनडायरेक्टली हिस्सा लिया। कैसे कि मान लीजिए अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे तो ये कवि लोग जो है उनका विरोध करने के लिए कहानियां लिखते थे, कविता लिखते थे, इस तरह की बातें लिखते थे। और उससे क्या होता था कि ये मन के अंदर एक प्रकार से वो ठान लेते थे कि हमें अपने देश के लोगों का सहयोग करना है। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले, व्हाट इज मीन्स गांधीवाद, गांधी के सिद्धांतों पर चलना गांधीवाद कहलाता है। तो अब गांधीवाद इन 3 तत्वों से मिलकर बना है। गांधी जी की सबसे बड़ी निष्ठा थी सत्य में, दूसरा उनकी निष्ठा थी अहिंसा में, और तीसरा सत्याग्रह या प्रेम भाव। तो ये हमेशा इस गांधीवाद के सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे। मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इनकी सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है आपकी कि कविता का गांधी किसे कहा जाता है, तो आंसर मिलेगा भवानी प्रसाद मिश्र को।
मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल यानी कि जो आम तौर पर अपन बोलने के लिए काम में लेते ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और इनको बोलचाल में बदलने की अद्भुत क्षमता भी इनके पास है। इस कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसको क्या बना लेते हैं, घरेलू। अब जैसे आमतौर पर अपन घर के अंदर कुछ सब्जेक्ट देखते हैं, वही अपनी कविताओं के अंदर ये ज्यादातर यूज लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आंगन का पौधा हो गया, जैसे शाम हो गई, दूर से दिखती पहाड़ की कोई नीली चोटी हो गई, जैसे परिवार का कोई अंग हो गया। तो इस प्रकार के विषय ये अपने लेते हैं। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मेश्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता के बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और शोभ भरपूर है, किंतु वो प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशील को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी। तो ये हमारे भवानी प्रसाद मिश्र का परिचय था। तो आपको ध्यान देने की बात है कि भवानी प्रसाद मिश्र उन कवियों में माने जाते हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी कविताएं लिख करके जो अप्रत्यक्ष रूप से भूमिकाएं निभाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा इनको कविता का गांधी कहा जाता है। इसके अलावा ये गांधीवाद पर आस्था रखने वाले, यानी गांधी के सिद्धांतों का भली भांति जो है ये फॉलो करते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम इत्यादि विषयों का। और ये एक ऐसे कवि है जिनका व्यक्तित्व बड़ा ही सहज है, बड़ा इजी वे में आप इनको पहचान लेते हो कि भवानी प्रसाद मिश्र किस प्रकार के व्यक्ति है। और इसके अलावा मैं आपको यहां बता दूं कि इनका लेखन भी बड़ा सहज है। बोलचाल के शब्दों का ये प्रयोग करते हैं। बोलचाल का मतलब जैसे अपनी ये कविता पढ़ेंगे, जैसे घर की याद पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आमतौर पर दो लोग जो संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, इस तरह की जो इन्वॉल्वमेंट है इनकी कविता में रहेगी। जैसे आज पानी गिर रहा है, आज बहुत पानी गिर रहा है, कहीं पर भी ग्रामेटिकल डिफिकल्टी नहीं है, कोई व्याकरणीय बाध्यता नहीं है, किसी भी प्रकार के छंदों और अलंकारों का ज्यादा प्रयोग नहीं है। तो इस तरह भवानी प्रसाद मिश्र का परिचय अपन लोग करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप अपन करते हैं जो हमारा लेसन है घर की याद कविता का परिचय। वैसे अपन ने पाठ शुरू करने से पहले जो इसका संक्षिप्त परिचय है कर लिया था, लेकिन पाठ्य पुस्तक के अंदर जो है कि घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है, यानी घर क्या चीज है, घर से दूर होकर व्यक्ति किस तरह से अपने आप को असहज महसूस करता है, किस तरह से वो दुखी महसूस करता है, किस तरह से उसको ये लगने लगता है कि काश मैं घर होता, काश मैं अपने माता पिता के साथ होता, काश मैं अपनी भाई बहनों के साथ होता। तो कवि यद्यपि जेल में है और व्यक्ति जेल में नहीं भी हो, कोई और भी जगह हो, तब भी व्यक्ति को लगने लगता है कि वो घर से दूर है और उसे जो है घर की याद सता रही है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालते, विस्थापन मतलब घर से दूर होना। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन का मतलब होते हैं अपने लोग, जैसे माता पिता भाई बहन, इनको परिजन बोलते हैं, पेरेंट्स, एक एक कर शामिल हो रहे हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। अब अपन जो अपनी कविता है घर की याद, मैं आपको यहाँ उसके जो रचयिता उनका नाम मेंशन कर देता हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र है, जिनको कविता का गांधी कहा जाता है। एक सहज लेखक है, गांधीवाद पर आस्था रखने वाले हैं और गद्यात्मक वाक्यों के जरिए ये जो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं पंक्तियां, और जेल प्रवास के दौरान घर की जो उनको स्मृति याद सताती उसके बारे में ये पंक्तियां कही गई है। स्टार्ट करते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। उसके बाद कंटिन्यू आगे, घर की घर में चार भाई, मायके में बहिन आई, बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब कि इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने। उसके बाद कहते हैं, और मां बिन पड़ी मेरी, दुख में वो गड़ी मेरी,
मां की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं, फिर मां की जिसकी स्नेह धारा का यहां तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। फिर वो कहते हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी तक भी दौड़ जाए, जो भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में जंजा लरजता। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुग्धर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनको स्वर्ण बेटे लगे होंगे हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बेटा हूं अभागा। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहां मैं रोता कहां हूं, धीर में खोता कहां हूं, ये सजले। अब ये यहां से श्रावण के महीने का आह्वान करेंगे और श्रावण के महीने से ही ये कहेंगे कि आप ऐसा कहना और ऐसा न कहना। तो क्या कह रहे हैं कि हे सजिले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। और मां ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा आंख में, इसलिए पानी वहां अच्छा है भवानी। भवानी कौन? भवानी प्रसाद मिश्र। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है, मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है, किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना। अब क्या क्या कहना है जाकर के सावन के महीने को, तो यहां उल्लेख कर रहे हैं, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं, पांव जो पीछे हटाता, कोक को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे, और कहना मस्त हूं मैं, काटने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, काम करता हूं कहना, नाम करता हूं कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना, हाय रे ऐसा न कहना है जो वैसा न कहना, कह न देना। अब क्या नहीं कहना है कि जागता हूं आदमी से भागता हूं, कूदता हूं खेलता हूं, दुख डट कर ठेलता हूं, और कहना मस्त हूं मैं, यो न कहना अस्त हूं मैं, ये न कहना मौन हूं मैं, खुद न समझू कौन हूं मैं, देखना कुछ बक न देना, उनको कोई शक न देना। हे सजिले हरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। इस प्रकार की कविता ये आपके सामने है, इसको अपन करते हैं यहां से स्टार्ट। अब कवि कह रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है, यानी कि कवि कहां पर है? जेल के अंदर है। क्यों जेल में गए हैं? ये चीज आप क्लियर समझते होंगे कि उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करते हुए, अपने देश से अंग्रेजों के शासन का विरोध करते हुए कविता लिखी, और इस कारण अंग्रेजों ने उनको ले जाके जेल में डाल दिया। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई हत्या नहीं की, वो अपने देश के लिए आवाज उठा रहे थे, देश के लोगों को जागरूक कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों की नजर में ये क्राइम था। और इसलिए केवल भवानी प्रसाद मिश्र नहीं, आप देखिए इसके अलावा महादेवी वर्मा है, हरिवंश राय बच्चन है, कई नामी बड़े बड़े लेखक और कवि जेल की यात्रा कर चुके हैं। मैं आपको बताता चलूं, 1880-90 से लेकर के 1920 के आसपास जिनका जन्म हुआ, उस दौर के 20-30 सालों के अंदर वाले कवि सारे के सारे जेल की यात्रा कर चुके हैं, और उनका क्राइम मात्र इतना कि वे अंग्रेजों की गलत नीतियों का हमेशा विरोध करते थे। तो कवि जेल के अंदर है, उनको ऐसा लगता है कि बहुत तेज बारिश हो रही, इसलिए उन्होंने पंक्ति क्या कही, आज पानी गिर रहा है। पानी गिर रहा है मतलब क्या? बहुत तेज बारिश हो रही है। फिर कह रहे हैं बहुत पानी गिर रहा है, यानी बहुत तेज बारिश हो रही है। पहले तो बोला आज पानी गिर रहा है, यानी आज बारिश हो रही है। फिर बहुत पानी गिर रहा है, यानी बहुत तेज बारिश हो रही है। इनका भावार्थ समझिए आप, आज पानी गिर रहा है यानी आज बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है यानी बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भर गिरता रहा यानी पूरी रात बारिश होती रही। ये इस तरह से इन 3 लाइनों का अनुवाद है। क्या कहना चाहते हैं भवानी प्रसाद मिश्र? ये है आपके बोलचाल की भाषा, ये है गद्यात्मक वाक्य। मतलब आपको कहीं से नहीं लगेगा कि कोई डिफिकल्ट सेंटेंस है, कोई कठिन वाक्य है, काव्य वाक्य। ऐसा लग रहा है अनुवाद किया हुआ हो, आज पानी गिर रहा है यानी आज बारिश हो रही है,
बहुत पानी गिर रहा है यानी बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भर गिरता है यानी पूरी रात बारिश होती रही। कह कौन रहा है? कवि स्वयं कह रहे हैं। कहां से कह रहे हैं? जेल में रहते हुए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको घर की याद सताती है। तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि ये बातें कौन कह रहा है? कवि खुद कह रहे हैं। कौन? भवानी प्रसाद मिश्र। कहां से कह रहे हैं? जेल में रहने के दौरान। जेल क्यों गए बता चुका हूं। और उनको घर से विस्थापन की पीड़ा सालती, मतलब वो घर से दूर है, उनको इस बात का दर्द नहीं है कि वो जेल गए हैं। उनको इस बात का भी अफसोस नहीं है कि उन्होंने अपने देश के लोगों को, युवाओं को जागरूक करने के लिए कविताएं लिखी और उसको सजा मिली। नहीं, उनको शंका है कि इतनी तेज बारिश हो रही है, पूरी रात बारिश हो रही है, कहीं ऐसा नहीं हो जाओ कि मैं दूर रह जाऊं घर वालों से और मेरा जो घर है पानी में बह जाए। चिंता का मूल कारण ये है। फिर वो कह रहे हैं प्राण मन गिरता रहा, यानी मन और प्राण दोनों चिंतित होते रहे, घबराता रहे उनका मन और प्राण दोनों। बहुत पानी गिर रहा है यानी बहुत तेज बारिश हो रही है और कवि की नजर में उनका घर क्या हो रहा है? तिर रहा है, क्योंकि बहुत तेज बारिश होगी। यदि वो कहेंगे बहुत पानी गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है और रात भर गिर रहा है यानी पूरी रात बारिश हुई, यदि 12 घंटे 10 घंटे बारिश हुई तो स्वाभाविक रूप से बाढ़ आ सकती है। बहुत तेज बारिश होने से उनका जो घर है वो पानी में बह सकता है। इसलिए कवि ने शंका जताई कि घर नजर में तिर रहा है। उनको ऐसा लगने लगा जैसे उनकी नजर में उनका घर क्या है? तिर रहा है। वो तो केवल शंका जता रही, क्योंकि उन्होंने देखा कि यदि मैं यहां पे रह रहा हूं जेल में, बारिश हो रही है, तो पक्का उनके घर पे भी बारिश हुई होगी। अब वो बताएंगे कैसा घर उनका, पूरे घर के बारे में डेफिनेशन बताएंगे कि उनका ऐसा घर जो मुझसे क्या है? दूर है। फिर ऐसा घर जो खुशी का पूर यानी भंडार है। एक ऐसा घर जो कवि से दूर है, एक ऐसा घर जो कवि के लिए खुशियों का क्या है? भंडार है। फिर घर, अब घर में कौन कौन है सदस्य? तो वो कह रहे हैं कि मेरे घर में मेरे अलावा 4 और भाई है और एक बहन जो है वो अपने मायके अर्थात कवि के घर में आई हुई है। कौन? उनकी एक बहन। चाहे उसको मायके बोलो चाहे बाप के घर बोलो, एक ही बात है। अब कवि एक एक करके अपने परिवार के घर के जो सदस्य उनका परिचय दे रहे हैं कि ऐसा घर जो मुझसे दूर है, ऐसा घर जो मेरे लिए खुशियों का भंडार है, ऐसा घर जिसमें मेरे अलावा 4 भाई रहते हैं, एक ऐसा घर जिसमें एक बहन मायके आई हुई है अर्थात अपने पिता के घर आई हुई है, और ऐसा घर जो परिताप का घर है। परिताप का मतलब होता है पीड़ा और कष्ट, क्योंकि यदि किसी घर में घर का कोई सदस्य घर से दूर हो, घर में नहीं हो, तो वो कष्टों का, दुख का, पीड़ा का घर ही माना जाता है। फिर वो कह रहे घर, आगे परिभाषा दे रहे हैं, घर में सब जुड़े यानी आपस में मिलजुल के रहते हैं। जुड़े का मतलब क्या है? कि वो एक दूसरे से बड़े प्रेम के साथ, सहयोग के साथ, आत्मीयता के साथ, लगाव के साथ रहते हैं। इसलिए इन्होंने बोला घर की घर में सब जुड़े हैं, यानी कि मिलजुल कर रहते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं। सबकी इतने कब जुड़े? लोग आश्चर्य करते कि इतना मिलजुल कर कैसे रह लेते हैं, इतने प्रेम भाव के साथ कैसे रह लेते हैं। फिर कह रहे हैं कि 4 भाई 4 बहनें, यानी कि कवि के अलावा, पिता के बारे में तो बता ही दिया, अब कह रहे हैं कि मेरे अलावा 4 भाई है और 4 ही क्या है? बहनें। तो 4 भाई और 4 बहनें, ये हो गए एक कवि। मतलब कुल भाई बहनों की संख्या कितनी थी? 9। कवि सहित टोटल 5 भाई थे और 4 उनकी बहनें थे, तो 9 ये सदस्य हो गए, एक माता और पिता, मतलब 11 सदस्यों का इनका परिवार था, घर था। अब आप देखिए, मैं आपको यहां बताऊं कि एक तो शब्द होता है मकान और एक होता है घर और एक होता है परिवार। आमतौर पर लोग एक ही ले लेते हैं, लेकिन एक नहीं होते, इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। केवल पत्थरों से निर्मित, चाहे करोड़ों रुपए लग गए हो, लेकिन जो बना हुआ है जिसके अंदर लोग रिश्ते नहीं बसते हैं, वो तो हो गया मकान, और जिसके अंदर लोग निवास करते हैं वो बन जाता है घर, और वही कहलाता है क्या? परिवार। फिर आगे कह रहे हैं कि 4 भाई 4 बहनें। भाई किसके प्रतीक है? भुजा का यानी ताकत का। बहनें किसका प्रतीक है? प्यार का। जो 4 भाई है वो शक्ति का प्रतीक है अपनी बहनों के लिए, और बहनें अपने भाइयों के लिए किसका प्रतीक है? प्यार का प्रतीक है। फिर आगे कहते हैं, अपने वर्णन करेंगे पिताजी का, अपनी माता का वर्णन करेंगे कि और मां बिन पढ़ी मेरी। मां के बारे में कह रहे हैं कि उनकी जो माताजी है वो अनपढ़ है। बिन पढ़ी का मतलब क्या है? वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। और दुख में गड़ी मेरी, यानी कि दुखों का सामना किया है उन्होंने,
मेरी माता ने बड़े दुख सह के अपने संतानों को पाला पोसा है, बड़ा किया है, स्वयं भूखी सो गई, स्वयं गीले में सो गई, लेकिन हमें खिला के सुलाया, हमें सूखे में सुलाया, हमें सुख में देखा। तो अपनी माता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी माता अनपढ़ है और दुखों का उन्होंने सामना किया है, और मां की विशेषता है कि यदि एक बार उनकी गोद में सिर रख दिया तो फिर पुत्र के लिए दुख शब्द की परिभाषा दूर दूर तक नहीं रहती। ऐसी ही होती है मां की गोद। तो ये तो सर्वत्र होता है कि अपने बेटे के लिए मां की गोद सबसे उपयुक्त जगह होती है। कोई भी बेटा मां की गोद से सुरक्षित महसूस दुनिया के कोई स्थान पर नहीं कर सकता, चाहे उसको स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए, लेकिन उसको दूसरा ऑप्शन दिया जाए कि एक तो आपको स्वर्ग मिलेगा, एक मां की गोद मिलेगी, तो सच्चा पुत्र जो होगा वो किसको चॉइस करेगा? मां की गोद को करेगा, क्योंकि मां की गोद में वो सुकून, वो सुख रहता ही है। उसके बाद कह रहे हैं कि मां की जिसका स्नेह धारा यहां तक पसारा। देखो मां की जो प्रेम की धारा है वो कवि कह रहे हैं कि यहां तक, इन जेल तक मेरे लिए मां का जो प्रेम है उसका प्रभाव देखिए। कवि कह रहे हैं कि जेल तक उस मां के प्रेम का प्रसार प्रचार है। उसे लिखना नहीं आता, यानी ऊपरी वर्णन हो चुका है कि बिन पढ़ी है, तो वो लिखेगी कैसे? ना तो पढ़ सकती है ना लिख सकती है, जो कि उसका पत्र पाता। यदि वो पढ़ी लिखी होती तो कवि कह रहे हैं कि उसका पत्र मैं अवश्य प्राप्त करता। क्योंकि वो अनपढ़ है इसलिए वो कह रही है कि भाई उनका पत्र मैं प्राप्त नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। पिताजी जिनको, अब वर्णन करेंगे किसका? पिताजी का। माताजी के बारे में केवल एक शॉर्ट पंक्तियां दी, उसके बाद आगे और वर्णन करेंगे, लेकिन अब वर्णन करते हैं पिताजी का। इस पूरे पाठ के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लेखक अपने पिता के व्यक्तित्व की विशेषताओं का बड़ा लंबा चौड़ा बखान करेंगे। बहुत मजबूत आदमी, बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है कवि के पिताजी, कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। यद्यपि उम्र से तो वो वृद्ध हो चुके हैं, स्वाभाविक सी बात है। मैंने ये क्वेश्चन भी आपको मेंशन किया है कि कवि ने अपने पिता की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। अब आप देखो कि अगर आप देखें तो पिता के व्यक्तित्व की विशेषताओं की भरमार है। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। कवि यहां बताना चाहते हैं कि एक तो वृद्धावस्था ने उनको बिल्कुल घेरा नहीं है, यानी उम्र से वृद्ध हो गए, शरीर से बिल्कुल भी वृद्ध नहीं हुए। इसके अलावा प्रतिदिन वो गीता का पाठ करते हैं, प्रतिदिन वे 260 दंड बैठक करते हैं। काम करने का उनका तरीका ऐसे लगता है मानो तूफान आ गया हो। बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हो। एक बार तो सामने शेर भी आ जाए तो भी वो घबराने वाले नहीं है, और दुखों का सामना करने में उनको जरा भी हिचक नहीं होती है। तो इस प्रकार की विशेषताएं अपने पिता की बता रहे हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि उनके पिता उम्र से अवश्य वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन शरीर से वो एक पल भी नहीं लगते कि वृद्ध है, जो अभी भी दौड़ जाए। अब विशेषता एक एक करके 6 विशेषताएं तो कम से कम इस पैराग्राफ के अंदर आपको मिल जाएगी। पहली विशेषता कि उनके पिताजी जो है अभी भी दौड़ लगा सकते हैं। वृद्धावस्था में दौड़ना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कवि कह रहे हैं कि मेरे पिताजी अभी भी दौड़ सकते हैं, जो अभी भी खिलखिलाए, मतलब खिलखिला कर रह सकते हैं, जबकि वृद्धावस्था में लोग गुमसुम ज्यादा रहते हैं, उदास से रहते हैं। मौत के आगे न हिचके, मतलब साक्षात मृत्यु भी सामने आ गई हो तो भी वो हिचकिचाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। फिर आगे कह रहे हैं शेर के आगे न बिचके। मान लीजिए सामने शेर भी आ जाए तो ऐसे व्यक्ति है उनके पिता जो डरने वाले नहीं है। बोल में बादल गरजता, और जब वे बोलते हैं तो ऐसा लगता है मान लो बादल गर्जना कर रहे हो, बादल गड़गड़ा रहे हो। और छठी विशेषता है जब वो काम करते हैं तो ऐसा लगता है झंझा लरजता, मानो तूफान आ गया हो। मतलब इतनी फुर्ती है, इतना फास्टेस्ट रूप से, इतना काम करने की उनकी जो गति है वो अद्भुत है। इसलिए कवि ने कहा है कि जब वे काम करते हैं तो ऐसा लगता है मानो क्या आ गया हो, तूफान आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। आज गीता पाठ करके, मतलब 7वीं विशेषता कि वो प्रतिदिन क्या करते थे। गीता जो हिंदुओं का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है, आप लोग जानते होंगे। तो लेखक के पिताजी प्रतिदिन का ये नियम था, डेली रूटीन था। यद्यपि आसान नहीं होता, गीता पाठ करना हर एक के बस की बात नहीं होती। पवित्र धर्म ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का उपदेश देते हुए महाभारत के युद्ध के दौरान स्पेशली अर्जुन को जो बातें कही, युधिष्ठिर को जो बातें कही, वही गीता का सार है। और ये गीता की प्रसिद्ध उक्ति कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, ये बहुत ही पॉपुलर, लोकप्रिय
और कृष्ण भगवान द्वारा जो अर्जुन और युधिष्ठिर पांडवों को जो कही हुई बात है कि कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, और विद्यार्थियों को भी ये सीख मिलती है गीता के माध्यम से कि हमें अपने कर्म में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, अपनी ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, फल अपने आप अच्छा मिलेगा। हो सकता है एक बार असफलता मिल जाए, कहीं ना कहीं अपने काम के अंदर यदि कमजोरी रह जाए या काम थोड़ा सा बेहतर ढंग से नहीं हो पाए, तो हो सकता है उसके अंदर जो है मनवांछित फल नहीं मिले, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि यदि आप निरंतर कर्म करते रहो और आपको फल नहीं मिले, पक्का मिलके ही रहता है। इसलिए कहते हैं कि वो गीता पाठ करके हमेशा क्या करते थे, गीता पाठ। फिर दंड 260। अब आप देखिए एक वृद्ध व्यक्ति कैसे कर सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति है वो 5-7 दंड बैठक भी पॉसिबल नहीं होता। और कवि के पिताजी कितनी दंड बैठक करते थे, 260। उसके बाद खूब मुग्ध हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, यानी कि अपने शरीर से जबरदस्त कसरत करते हुए पसीना बहाते थे। तो इस प्रकार 8-9 विशेषताएं जो अपने पिता की भवानी प्रसाद मिश्र ने बताई है कि आज भी उनको वृद्धावस्था ने घेरा नहीं है, आज भी वो काम को करते हैं ऐसा लगता तूफान आ गए हैं, बोल में बादल गरजता है, शेर भी सामने आ जाए डरते नहीं है, अभी भी दौड़ जाए, अभी भी खिलखिलाए, आज भी 260 दंड बैठक करते हैं, आज भी प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं। तो ये अपने पिता की विशेषताएं बताइए। जबकि नीचे आए होंगे, जैसा मैंने पहले आपको बता दिया है कि मान लीजिए काल्पनिक रूप से कवि ने ये बताया है कि कवि का जो घर है वो 2 मंजिला था, नीचे के पार्ट के अंदर परिवार के सारे सदस्य रहते थे, और बाकी ऊपर का जो भाग है उस ऊपर के भाग में कवि के पिताजी जो हमेशा अपना व्यायाम कसरत करते थे और गीता पाठ करते थे। तो आज का वो उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो वो गीता पाठ करके और 260 दंड बैठक करके नीचे आए होंगे, नीचे की मंजिल में आए होंगे, तो नैन जल से छाए होंगे। नैन मतलब होता है आंख, जल यानी आंसू, तो अवश्य उनकी आंखों में आंसू आए होंगे। और आप भली भांति जानते हो कि कवि के जो पिताजी, उनकी आंखों में आंसू क्यों आए होंगे, स्वाभाविक सी बात है, इसलिए आंसू आए होंगे क्योंकि उनका एक पुत्र घर में नहीं है, जेल में है। तो उनके पिताजी को बड़ी पीड़ा हुई होगी, क्योंकि घर पे नजर डाली उन्होंने, नजर डाली तो बाकी सारे सदस्य वहां पर विद्यमान थे, लेकिन उनका एक पुत्र जो जिनको सोने पे सुहागा कहते थे वो आज उन पारिवारिक सदस्यों के साथ नहीं था। हाय पानी गिर रहा है, मतलब दुख के साथ कवि कह रहे हैं, मुझे कहना पड़ रहा है तेज बारिश हो रही है, और कवि की नजर में उनका घर क्या हो रहा है, तैर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहने, ये भी वापस रिपीट हुआ है। अब कवि कहते हैं कि मेरे परिवार में कुल 4 भाई है कवि के अलावा, और 4 ही क्या है, बहनें हैं। भाई किसका प्रतीक है, ताकत का, बहनें किसका प्रतीक है, प्यार का। अब वो 4 भाई और 4 बहनों में से जितने भी वहां विद्यमान थे, जब कवि के पिताजी नीचे आए होंगे तो या तो वो क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, या फिर वहां चुपचाप खड़े होंगे। नजर उनको पड़े होंगे, उनको किनको, कवि के पिताजी को। कौन नजर आए होंगे, जो भाई बहन है वो नजर आए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, ये भी पहले बता दिया गया है कि उम्र से वो जरा भी वृद्ध नहीं लगते, रो पड़े होंगे बराबर। किसको देखकर, जो उन भाई बहनों को देख करके वो रो पड़े होंगे। ऐसा कैसे, जबकि होना तो ये चाहिए कि अपने पुत्र पुत्रियों को देखकर उनको तो प्रसन्न होना चाहिए था, नहीं। उसका कारण ये था कि उस घर का एक बेटा, जो पिता का सबसे लाडला बेटा, जो सबसे होनहार बेटा, जिनको सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वो उनके साथ नहीं था, जेल में था। इसलिए वो उनको देखकर क्या क्या होगा, रो पड़े होंगे। 5वें का नाम लेकर, यहां पर 5वां कौन है, 5वां जो है कवि स्वयं को बता रहे, क्योंकि 4 पुत्र अन्य थे और 5वां कवि ने स्वयं को बताया। तो जैसे ही वो नीचे आए होंगे तो 4 पुत्रों को, 4 पुत्रियों को देख करके कवि के दिमाग में एक शंका पैदा हुई कि मेरा एक पुत्र कहां है, वो तो जेल के अंदर है। तो ये सोच करके वो बड़ा पीड़ित हुआ होगा। 5वां मैं हूं अभागा। अब कवि कह रहे हैं कि जिस 5वें को याद करके जो रोए पिताजी, जो पीड़ित हुए, वो बदकिस्मत, कवि अपने आप को अभागा कह रहे हैं। यद्यपि हमारी नजर में कवि खुशकिस्मत है, अभागे नहीं, सुभागे, क्योंकि किस्मत वाले होते वे लोग जो अपने देश के लिए मर मिटते हैं और अपने देश के लिए जेल जाते हैं। तो लेकिन कवि कह रहे हैं कि मैं अभागा इसलिए हूं क्योंकि मैं जेल में बैठा हूं
और मेरे कारण मेरे पिताजी की आंखों में क्या है, आंसू है, इसलिए उन्होंने अपने आप को अभागा बोला है। दूसरों की नजर में, आप और हमारी नजर में वो अभागे नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने जेल से बिना डरे भगत सिंह की तरह अपने देश के नौजवानों को जागरूक करने के लिए कविताएं लिखी, तो वो अभागे कैसे हो सकते हैं, वो तो किस्मत वाले ही होंगे। और लेखक जो भवानी प्रसाद मिश्र है, उनके पिता उनको सोने पे सुहागा कहते थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि भवानी प्रसाद मिश्र के पिताजी, जो कवि के पिताजी है, वो उन्हें किस नाम से बुलाते थे, तो आप लिखोगे सोने पे सुहागा। या फिर ऐसे आ सकता है कि उनके पिताजी सोने पे सुहागा किसको कहते थे, तो कवि जयशंकर जो भवानी प्रसाद मिश्र को कहते थे। और जब वो कहते थे सोने पे सुहागा, तो बड़े प्यार पूर्वक ये उपमा देते थे, विशेषण देते थे, बड़े प्यार के साथ कहते थे कि मेरे 4 बेटे भी अच्छे हैं, लेकिन 5वां सोने पे सुहागा है। ऐसा ये एक जो है लोकोक्ति कह सकते हो, मुहावरा कह सकते हो, विशेषण कह सकते हो कि कोई में से सर्वश्रेष्ठ साबित करना हो। मान लीजिए 5 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति, 3 व्यक्ति है, तो 4 में से 3 ठीक है और चौथा जो है सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए अपन कहते हैं ये सोने पे सुहागा है। मतलब 4 सोना है और 3 सोना है और चौथा जो सोने पे क्या है, सुहागा है। आज उनके स्वर्ण बेटे किसको कहा है, अन्य 4 पुत्रों को लगे होंगे हेटे, यानी कि वो आज उनको थोड़े फीके लगे होंगे, थोड़ा उनको कमतर लगे होंगे, क्योंकि उनका 5वां बेटा सोने पे सुहागा आज वहां विद्यमान नहीं था, क्योंकि उन पर सुहागा यानी कवि बंधा बेटा है, अभागा। बंधा बेटा मतलब कोई रस्सी से नहीं बंधा हुआ, सांकड़ों से नहीं बंधा हुआ है, जेल में बंद है। जो बदकिस्मत कवि कह रहा है, मैं 5वां बेटा जो सोने पे सुहागा जिनको पिताजी कहते हैं, वो मैं जेल के अंदर बंधा हुआ बेटा हूं। पिताजी ने कहा होगा, हाँ कितना साव, और जब उन्होंने ये कहा होगा ना कि मेरा 5वां बेटा जेल में है, वो वहां पे दुखी है, तो कवि कल्पना कर रहे हैं कि कितनी पीड़ा उनको हुई होगी, उन्होंने अंदर ही अंदर कितना सहन किया होगा, वे कितने दुखी हुए होंगे, इसकी तो कल्पना भी करना पॉसिबल नहीं है। और जब उनकी आंखों में आंसू आ गए, जब वे रोने लगे, तो अन्य पुत्रों ने, जो उनकी पत्नी, उन्होंने पूछा होगा कि आप रो रहे, तो उन्होंने कहा कहां, मैं रोता कहां हूं। उन्होंने अपने आप का दर्द, अपनी पीड़ा छिपानी चाहिए, क्योंकि वो बड़े मजबूत आदमी थे। मजबूती तो कितनी भयंकर थी इसकी कल्पना आप कर नहीं सकते, क्योंकि इसका वर्णन पीछे हो चुका है कि वे प्रतिदिन 260 दंड बैठक करते थे, वे प्रतिदिन गीता पाठ करते थे, काम करते थे, हंसते थे, खेलते थे, कूदते थे, लेकिन जरा भी उनको वृद्धावस्था का किसी प्रकार का भय नहीं था। कहां, मैं रोता कहां हूं, तो उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। वे कहना चाहते हैं कि मैं रो कहां रहा हूं, धीर यानी धैर्य, मैं खो कहां रहा हूं। फिर कवि कहते हैं, हे सजिले अरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो, इन तुम चाहे जितनी बारिश कर लो। किससे कह रहे हैं, सावन के महीने से। वे न बरसे, वे कौन, कवि के पिताजी, मतलब उनकी आंखों में आंसू नहीं आए। और 5वां अर्थात मैं, मेरा नाम लेकर के वो तरसने नहीं चाहिए, ये आह्वान किया है उन्होंने सावन के महीने से। और मां ने कहा होगा, कब का मां ने, जिस समय कवि के पिताजी ऊपर से नीचे आए होंगे और उन्होंने देखा कि मेरे 4 बेटे तो यहां खड़े हैं, पुत्रियां भी खड़ी है, लेकिन मेरा 5वां बेटा यहां पर नहीं है, तो वो दिल छोटा किया उन्होंने, वो दुखी हुए होंगे। तो मां ने समझाया अपने पति को और कवि के पिता को, क्या कहा होगा कि आंख में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी। ये बात कौन कह रही है, कवि की माताजी कह रही है। किसको कह रही है, कवि के पिताजी को, क्योंकि ये पहले वर्णन हो चुका है कि जैसे वो नीचे आए होंगे नैन जल में छाए होंगे, यानी उनकी आंखों में आंसू थे। तो और मां ने कहा होगा, मां ने जब उनसे ये बात कही ना कि आप आंखों में पानी किस लिए ले रहे हैं, वहां भवानी अच्छा है, यहां भवानी नाम किसका है, आपके जो कवि है भवानी प्रसाद मिश्र, जिनको वो प्यार से घर वाले माता पिता जो है वो किस नाम से बुलाते थे, भवानी नाम से। तो वो क्या कह रहे हैं कि आंख में किस लिए पानी, यानी आपकी आंखों में पानी किस लिए, आप रो क्यों रहे हैं, वहां भवानी तो अच्छा है। तो ये बात जब माता जी ने अपने पति से और कवि के पिता से कही होगी, तो कवि कह रहे हैं कि कल्पना कर लीजिए कि दुख कितना बहा होगा, तो मां को भी कितना दुख हुआ होगा। वह तुम्हारा मन समझकर, वह कौन, कवि, या यो कह सकते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, तुम्हारा किसका, उनके पिताजी का मन समझकर, इन मन की इच्छा समझकर। तो अब वो माताजी जो है
वो कवि के पिताजी को समझा रही है। क्यों समझा रही है? क्योंकि एक इतना मजबूत आदमी जो शेर से नहीं घबराते थे, सामने उनसे टक्कर कर लेते थे, 260 दंड बैठक करते थे, उस व्यक्ति की आंखों में क्या है? आंसू है। तो वो कह रहे हैं कि वह तुम्हारा मन समझकर, कि आपकी मन की बात को समझकर और अपनापन यानी आपके प्रति अपनेपन का भाव समझकर गया है सो ठीक है। कहां गया? जेल में। कौन गया? भवानी प्रसाद मिश्र। ये तुम्हारी लीक है। लीक का मतलब होता है परंपरा। ये तुम्हारे परिवार की परंपरा है। ये कौन समझा रही है? जो कवि की माताजी समझा रही है। किसको? पिताजी को, कि ये तुम्हारे परिवार की परंपरा है, एक तरह से एक लीक है, एक सिस्टम है कि इस भवानी प्रसाद मिश्र के दादाजी भी जेल गए देश हित में, पिता भी जेल गए, यदि आप भी जेल गए, और आपका पुत्र क्या जेल नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो आप क्यों रो रहे हैं? क्योंकि ये तो आपके परिवार की परंपरा है। आपका परिवार हमेशा देश के लिए जी जान से लड़ता रहा है और अपने सुख की परवाह किए बिना वो हमेशा जेल गया है। तो आप अपने आंखों में आंसू क्यों ला रहे हैं? फिर आगे क्या कह रहे हैं? पांव जो पीछे हटाता, मान लीजिए अगर भवानी प्रसाद मिश्र पांव पीछे हटा लेते, अंग्रेजों से माफी मांग लेते और जो अपनी लिखी हुई रचना वापस ले लेते, हो सकता है उनको जेल नहीं होती। तो माताजी कह रही है कि पांव जो पीछे हटाता, यानी वो अपनी बात से मुकर जाते और अंग्रेजों से माफी मांग लेते, कोख को मेरी ले जाता। कोख का मतलब होता है गोद, अर्थात वो मेरी जो गोद है उनको ल जाता। मतलब लोग कहते कि जो माता का पुत्र डरपोक है, इसलिए डरते हुए इन्होंने अपना पांव क्या कर लिया? पीछे हटा लिया। मुहावरा है अपने पांव पीछे हटाना, यानी कि जो बात के लिए वो जेल जा रहे थे उससे मुकर जाना। तो ऐसा करता तो मेरी गोद को ल जाता, यानी मेरी गोद जो है वो शर्मिंदा महसूस होती, मैं अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती कि मेरा बेटा इतना कायर कैसे हो सकता है। तो उसने जो किया है ना, इसके बारे में आप अफसोस मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, उन्होंने बिल्कुल सही किया है। ये कौन समझा रही है? माता जी। इस तरह हो ना कच्चे। कच्चे नहीं होने का मतलब क्या? क्या आप अपने मन को हल्का मत कीजिए, अपने मन को उदास मत कीजिए, मन को पीड़ित मत कीजिए, अपने आंखों में आंसू मत लाइए, क्योंकि यदि आप इस तरह कच्चे हो गए, आप इस तरह रोगे, तो और बच्चे यानी कि जो अन्य बच्चे वहां खड़े हैं, जो भाई बहन खड़े हैं, वे भी क्या करेंगे? रो पड़ेंगे, क्योंकि पिताजी को रोते हुए देख करके बच्चे तो अवश्य ही रोएंगे। इसलिए माताजी कह रही है कि आप अपने मन को कमजोर मत करिए, अपने मन को कच्चा मत करिए, अपने मन को मजबूत रखिए, क्योंकि आपके देखा देखी अन्य बच्चे भी रोएंगे। अब आगे चलते हैं। तो कह रहे हैं सावन के महीने से कि मैं मजे में हूं, सही है, घर नहीं हूं, बस यही है। मतलब वो बताना चाहते हैं कि ये सावन के महीने आप उनको जाकर ये संदेशा देना, उनको ये मैसेज दे देना कि मेरे केवल इतनी सी पीड़ा है कि मैं अपने घर नहीं हूं, बाकी मुझे कोई तरह की समस्या नहीं है, मुझे किस तरह की कोई पीड़ा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ दुखी हूं तो सिर्फ एक कारण से दुखी हूं कि मैं अपने घर से दूर हूं, बाकी मैं वहां बड़े मजे में हूं। ये कह रहे हैं, सावन के महीने से आह्वान कर रहे हैं कि आप घर जाकर मेरे पिता से कहना मैं मजे में हूं, मतलब एकदम सही हूं, आनंद मग्न हूं, लेकिन केवल यही बात है कि मैं अपने घर से क्या है? दूर हूं। किंतु यही बस बड़ा बस है, लेकिन यही कारण सारे दुखों का कारण है। कौन सा कारण? घर से दूर होना। और किस बस की बात कर रहे हैं? बस घर नहीं हूं इसकी। और इस बस से सब विरस है, विरस ये निरस्ता का कारण है, सारे दुखों का कारण यही बस है। फिर वो कह रहे हैं किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, यानी उनको देरी बंधाते रहना। ये किससे कह रहे हैं? बार बार उनसे ये कहना मत, उनसे ये कह देना। ये कह रहे हैं कवि भवानी प्रसाद मिश्र से। मिश्र कह रहे हैं किससे? सावन के महीने से, कि कोई नेगेटिव बात मत करना, मतलब जो नकारात्मक चीजें हैं वो पिताजी से मत कहना, और जो जो सकारात्मक बातें हैं वो संदेश आप जाकर के कह देना। ये दो बातें समझा रहे हैं जो भवानी प्रसाद मिश्र है वो सावन के महीने से, कि हे सावन के महीने आप मेरे बारे में जो चिंतित करने वाली बातें हैं, घबराने वाली बातें हैं कि मैं खाना नहीं करता हूं, मैं चुपचाप उदास बैठा रहता हूं, मैं लोगों से भागता हूं, ऐसी बातें मत कहना। तो कैसी कहना? कि मैं ढेर सारा भोजन करता हूं, मैं वहां मस्त हूं, खेलता हूं, कूदता हूं, मतलब पूरी तरह से प्रसन्न हूं, ये बातें कह देना। तो वो सावन के महीने से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप उनको जाकर देरी देते रहना, उनसे कहना मैं क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं। उन्हें कहना पढ़ रहा हूं, यानी कि अगर व्यक्ति दुखी होता, चिंतित होता, तो वो लिखता पढ़ता नहीं।
और अगर लिख पढ़ रहा है इसका मतलब वो फिट है, अच्छी तरह से है। फिर क्या कह रहे हैं, काम करता हूं कहना। अब जाकर के मेरे पिताजी से कह देना कि मैं काम करता हूं, क्योंकि यदि वो दुखी होता तो चुपचाप गुमसुम बैठा रहता। काम कर रहा है मतलब एकदम प्रसन्न है। नाम करता हूं कहना कि आपका नाम रोशन कर रहा हूं, यानी आपका नाम अमर कर रहा हूं, आपका नाम आगे बढ़ा रहा हूं, ये भी जाके कहना। चाहते हैं लोग कहना, और उनसे जाकर ये कह देना कि सारे लोग मुझे बड़ा चाहते हैं, मेरा बड़ा प्यार करते हैं, मेरा बड़ा आदर करते हैं। मत करो कुछ शोक कहना, उनको जाकर ये कह देना कि कोई दुख नहीं करे, कोई शोक नहीं करे, किसी प्रकार की चिंता नहीं करे। ये कह रहे हैं सावन के महीने से कवि। हाय रे ऐसा न कहना जो वैसा न कहना, कह न देना। अब मतलब कवि बार बार कह रहे ना, ऐसा न कहना, ऐसा कैसा जो वास्तव में है, मतलब वास्तव में दुखी है। जो वैसा न कहना, यानी कि जो वास्तव में वैसा है वो मत कहना। अब कह न देना मतलब ये जो ऊपर बातें लिखी वो सकारात्मक बातें थी, तो ये बातें तो कहनी है। अब क्या क्या नहीं कहना है वो यहां बता रहे हैं। कह न देना मतलब ये मत कहना कि मैं जागता हूं, यानी पूरी रात भर घर से दूर होने के कारण मेरे को नींद नहीं आती। अब इससे पहले जो बातें बताई है उनके बारे में तो एग्री किया। भवानी प्रसाद मिश्र ने सावन के महीने से कहा कि आप कह देना। क्या कहना, कि मैं लिखता हूं, पढ़ता हूं, खाता हूं, पीता हूं, प्रसन्न हूं, सब कह देना। अब क्या नहीं कहना है, कि जागता हूं, क्योंकि इससे पिताजी को लग जाएगा मेरा बेटा बड़ा दुखी है वहां पर। उसके बाद आदमी से भागता हूं, ये लोगों से दूर भागता हूं, ये भी मत कहना, क्योंकि आदमी से वही व्यक्ति दूर भागता है जो दुखी होता है, पीड़ित होता है। फिर आगे बढ़ो, कूदता हूं, खेलता हूं। अब पिताजी को जाके कहना कि मैं खेलता कूदता हूं, मतलब ये वापस आपको सकारात्मक वाली बातें हैं। अब ये सावन के महीने से बोला कि ये बातें आप बोल देना। क्या कहना, कि मैं खेलता कूदता हूं। अपने पिता से कहना कि मैं आराम से खेलता कूदता हूं, दुख डट कर खेलता हूं, इन दुखों का सामना डट कर करता हूं, बिना घबराए मैं दुखों से लड़ता हूं, क्योंकि दुखों को डट कर वही ठेल सकता है जो दुखी नहीं है, जो हताश नहीं है, जो निराश नहीं है। तो ये सावन के महीने उनको कह देना मैं खेलता कूदता हूं, दुखों का सामना करता हूं, और कहना मस्त हूं मैं, मतलब मस्ती में रहता हूं, आनंद में रहता हूं। यो न कहना मतलब ये मत कह देना कि अस्त हूं मैं। अस्त मतलब एकदम उदास, निराश, चुपचाप हूं, ये मत कह देना। अस्त हूं ऐसा मत कह देना। कह न देना मौन हूं मैं। मौन का मतलब चुपचाप रहता हूं, ये मत कह देना। खुद न समझूं कौन हूं मैं। अब वो तो कहना है और ये नहीं कहना है, क्योंकि ये नकारात्मक चीजें हैं। वो कहा कि ये चीजें मत कह देना, इसलिए उन्होंने मना किया कि मैं चुपचाप बैठा रहता हूं, ये भी मत कहना। उसके बाद कहा कि मैं खुद ही नहीं समझता हूं कि मैं कौन हूं, क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होता है तो वो दूसरों को समझने से पहले स्वयं को भी समझना भूल जाता है। उनको पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं किस तरह से कार्य कर रहा हूं। देखना, कुछ बक न देना, यानी किस तरह की बकवास मत कर देना। उन्हें कोई शक न देना, मतलब उनको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। उनको ये नहीं लग जाना चाहिए कि मेरा बेटा जो भवानी है वो जेल के अंदर बड़ा दुखी है, बड़ा निराश है, और वो किसी प्रकार से लोगों से दूर भाग रहा है, वो खाता पीता नहीं है, खेलता कूदता नहीं है, चुपचाप वहां पर रहता है। तो ऐसी कोई नकारात्मक बात भूल करके भी हे सावन के महीने मत कर देना। फिर वो वापस आह्वान करते हैं कि हे सजीले, ये विशेषण जो प्रयुक्त हुआ है सजीले और हरे, ये सावन के महीने के लिए प्रतीक हुआ है, क्योंकि श्रावण के महीने के अंदर चारों तरफ हरियाली व्याप्त हो जाती है और वातावरण जो उल्लासमय और खुशनुमा हो जाता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हे सजिले, हे हरे सावन के महीने। फिर दूसरे जो विशेषण दिए हैं पुण्य और पावन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्रावण के मास में बहुत सारे धार्मिक उत्सव और जो पुण्य पवित्र कार्य किए जाते हैं, इसलिए उन्होंने सावन के महीने के लिए दूसरे विशेषण प्रयोग में लिए हैं पुण्य और पावन। अब इन्होंने कहा तुम बरस लो, यानी हे श्रावण के महीने चाहे जितनी बारिश हो जाए वे न बरसे। वे कौन, मेरे पिताजी। मतलब बारिश होने में मुझे किसी प्रकार की शंका नहीं है, चाहे जितनी बारिश हो जाए भले, लेकिन उनके आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। पांचवें को वे न तरसे। पांचवा कौन, जो भवानी प्रसाद मिश्र है, जो कवि का पांचवा बेटा है, उनको किसी प्रकार से पिताजी को याद नहीं आनी चाहिए। वो अपने मन से अपने पांचवें बेटे को तरसने नहीं चाहिए। कुछ इस तरह का कमाल तुम कर दो। इस प्रकार ये जो अपनी कविता है घर की याद, इसको अपने व्याख्या के रूप में किया। अब जो घर की याद कविता है भवानी प्रसाद मिश्र के, इसके अपने प्रश्नोत्तर करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, पानी की रात भर गिरने और प्राण मन गिरने से परस्पर क्या संबंध है। अब आप देखो, पहले इसका अर्थ समझते हैं कि पानी की रात भर गिरने का मतलब क्या है, कि पूरी रात बारिश हुई, और प्राण और मन के गिरने का मतलब क्या है, कि
जैसे जैसे पूरी रात बारिश हुई वैसे वैसे उनके मन और प्राणों में चिंता होती रही, मतलब वो घबराते रहे, डरते रहे। अब उसका रीजन क्या था कि जैसे जैसे तेज बारिश होती रही, पूरी रात बारिश होती रही, उनके प्राण और मन के गिरने का रीजन क्या था? रीजन ये था कि उनको डर लगता था कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि इतनी तेज बारिश में मेरा घर जो है बह जाए। तो इनका आपस में आपको संबंध बताना है कि इन दोनों का आपस में संबंध क्या है। तो आपको पूरी बात बतानी है कि कवि जेल में है, अपने घर से क्या है, दूर है, उसी दरमियान तेज बारिश होती है और उस तेज बारिश में कवि को तरह तरह की आशंकाएं होने लगती है। उनको भय सताने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस तेज बारिश के अंदर मेरा घर बह न जाए। इसलिए बार बार उनके मन और प्राण क्या हो रहे हैं, घिर रहे हैं, घबरा रहे हैं। उसके बाद आता है अपने क्वेश्चन नंबर 2। माय के आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा? परिताप का मतलब होता है दुखों का। किसका? दुख, पीड़ा, कष्ट। इस जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? परिताप। मतलब बहन जो मायके आती है तो वो तो खुशियों का भंडार होना चाहिए, वो तो आनंद का भंडार होना चाहिए। लेकिन यहां पर कवि ने मायके आई हुई, अपने पिता के घर आई हुई, अपने भाइयों के पास आई हुई बहन के लिए उस घर को परिताप का घर क्यों बोला? अब इसका रीजन समझिए। उसका कारण भी कवि है। अब आप देखो, जिस समय बहन मायके आई यानी अपने पिता के घर आई तो उस समय उस घर का एक बेटा घर में विद्यमान नहीं था, यानी भवानी प्रसाद मिश्र जो जेल गए हुए थे। और जेल जाने के कारण जो वो घर है वो चिंताओं का, कष्ट का और सारे लोगों की पीड़ा का कारण बन गया था। तो बहन कैसे उनसे अछूती रह सकती थी? बहन को भी ऐसा लगा कि मैं अपने पिता के घर आई हूं, अपने भाइयों के पास आई हूं, लेकिन मेरा भाई जो है जेल के अंदर है। इसलिए कवि ने ये कहा है कि मायके में आई हुई बहन के लिए वो जो घर है वो खुशियों का भंडार नहीं, पर परिताप का घर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये पहले भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है और इस पूरे पाठ का जो सार है यही क्वेश्चन है कि पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। कंटिन्यू हम लोगों ने 9 विशेषताएं पिताजी की थी। यदि आप इस उत्तर के अंदर यहां पर भी मेंशन है। इसके अलावा यदि आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो एक तो वृद्धावस्था जो है जरा भी घेर नहीं पाई है उनके पिताजी को, मतलब उम्र से वो वृद्ध हो चुके हैं लेकिन शरीर से वो जरा भी नहीं लगते कि वृद्ध है। एक, इस उम्र में भी वो क्या करते हैं, खेलते हैं। तीसरा, जब बोलते हैं तब ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हो। जब काम करते हैं तो ऐसा लगता है मानो तूफान आ गया हो। प्रतिदिन क्या करते हैं, गीता जो श्रीमद् भागवत गीता है उनका पाठ करते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन 260 जो है दंड बैठक लगाते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए शेर भी सामने आ जाए तब भी वे डरते नहीं है। तो इस प्रकार पिता के व्यक्तित्व की सारी विशेषताएं बतानी है कि पिताजी पूर्णतः स्वस्थ है, बिल्कुल सही है, बुढ़ापा उनको छू भी नहीं पाया। वो खिलखिलाकर हंसते रहते हैं क्योंकि वृद्ध व्यक्ति इतना खिलखिला के नहीं हंसते, लेकिन उनके पिताजी हंसते हैं। वे दौड़ लगाते हैं हमेशा और दंड बैठक करते हैं। मौत के सामने आने पर भी नहीं डरते। वे तूफान की रफ्तार से काम करने की क्षमता रखते हैं। इस अवस्था में भी वो गीता का पाठ करते हैं। वे भावुक प्रवृत्ति के हैं और अपने 5वें बेटे को याद करके उनके आंखों में क्या आते हैं, आंसू। और लास्ट में ये बताना है कि वे देश प्रेमी हैं और इसी देश प्रेम के कारण ही वे जरा भी विचलित नहीं होते कि उनका बेटा जेल के अंदर है, क्योंकि वो स्वयं अपने बेटे की तरह क्या है, देश प्रेमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषताएं बताइए। अब आप देखिए 4 लाइनें। मैं मजे में हूं, सही है। घर नहीं हूं, बस ये पहला बस यहां पे आया। उसके बाद दूसरा, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसके अंदर 2 बस आ गई। फिर लास्ट पंक्ति, इसी बस से सब विरस है, यानी कि यहां पर 4 बार बस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आपको यह बताना है कि इस बस शब्द से इस पंक्तियों में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। यहां 4 बार बस आने के कारण कौन सा अलंकार हो जाता है, आपके यमक अलंकार। क्या परिभाषा है कि जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, 2 या 2 से अधिक बार आए
किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो। जितनी बार भी आए उन शब्दों का अर्थ क्या हो, भिन्न हो, वहां क्या होता है, यमक अलंकार होता है। और यहां पर भी ऐसा ही हुआ है कि जितनी बार बस शब्द आया है उस बस शब्द में आपको जरा भी मात्रा में भी डिफरेंसेज नहीं लगेगा, बिल्कुल हूबहू है, लेकिन उनके अर्थ जो है अलग अलग है। इसलिए यहां पे आपको आंसर ये लिखना है कि निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के अंदर यमक अलंकार है। लास्ट पांचवा, कविता के अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कवि अपनी किस मनस्थिति को परिजनों से छिपा रहा है। बिल्कुल छिपा रहा है। देखो एक एक करके उन्होंने सावन के महीने से कहा, 2 भागों में बांटा अपनी स्थिति को। एक तो जो हकीकत है उसको छिपाने को कहा, एक जो हकीकत नहीं है उसको बताने को कहा। तो आपको यहां पर वो चीजें बतानी है जो कमजोरी वो छिपाना चाहते हैं। अब कौन सी कमजोरी छिपाना चाहते हैं? एक तो वो बिल्कुल लोगों से दूर दूर रहते हैं, आदमी से भागते हैं, मतलब किसी से कोई बातचीत नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं, उसको छिपाने को कहा है। एक वो रात भर जागते रहते हैं, उसको छिपाने को कहा है। बिल्कुल भोजन नहीं करते हैं, गुमसुम से बैठे रहते हैं, ये छिपाने को कहा। इसके अलावा जो है तनाव और निराशा में रहते हैं, उसको छिपाने को कहा। इसके अलावा वो चेतावनी भी देते हैं कि कुछ ऐसी बातें मत कह देना जो उनके पिताजी किस प्रकार का शक हो जाए। तो यहां पर आपको अंतिम पंक्तियों में देखने को मिलेगा कि कुछ बातें उन्होंने सावन के महीने से अपने पिता को नहीं बताने का आह्वान किया है। इस प्रकार अपना ये जो पाठ मेरा घर और घर की याद इस तरह कंप्लीट हो जाता है। बहुत जल्दी और किसी आरोह के ही पद्य भाग के पाठ के साथ अपन जल्दी फिर उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद।